रपुंज़ेल की कहानी। एक जमाने का जिक्र है। यहाँ से बहुत दूर एक प्यारा सा जोड़ा रहता था। एक दिन बीवी ने अपने शौहर को बताया कि वो माँ बनने वाली है। उसका शौहर ये खबर सुनकर बहुत खुश था। उसने कहा कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। एक दिन उसने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि उसे लेट्यूस का पत्ता खाना है। जब तक मैं अपने पड़ोसी के बाग का मजेदार सलाद नहीं खा लेती, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए उसका शौहर अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने पड़ोसी के घर चला गया। लेकिन बेचारा शौहर ये नहीं जानता था कि पड़ोसी कैमिला नाम की एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है। ये बात कोई नहीं जानता था कि चुड़ैल 150 साल की थी। जवान दिखने के लिए चुड़ैल कैमिला सिर्फ सोने की चीजों को छू सकती थी, इसलिए उसने अपने घर में सब कुछ सोने से ढक दिया था। उसकी प्लेटें, चमचे, कांटे और लैंप सब कुछ सोने से ढक दिया। यहाँ तक कि वो कुर्सी भी सोने की थी जिस पर वो बैठती थी। और उस शाम उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। ये उनका पड़ोसी था जो अपनी बीवी के लिए कुछ लेट्यूस के पत्ते मांगने आया था। कैमिला ने कहा कि वो बागीचे से जितना चाहे उतना लेट्यूस ले सकता है, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम्हारे बच्चे के बाल सुनहरी हुए तो मैं इसे लूंगी, वो बच्चा मेरा होगा। शौहर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन उसने उस चुड़ैल की बात मान ली और उसने दुआ की कि उसकी बच्ची के बाल सुनहरे ना हों। लेकिन कुछ दिनों बाद उनके घर एक बेटी पैदा हुई, सुनहरे रेशमी बालों के साथ। उन्होंने उसका नाम रपुंज़ेल रख दिया। कैमिला को ना जाने ये कैसे पता था कि बच्ची के बाल सुनहरे होंगे, इसलिए वो उन दोनों से बच्ची को लेकर अपने घर आ गई। चुड़ैल ने रपुंज़ेल की देखभाल बहुत अच्छे से की। वो उसके सुनहरे बालों में कंघी करती जो हर दिन थोड़े लंबे हो जाते थे। कैमिला ये कभी नहीं चाहती थी कि उसके बाल काटे जाएं, क्योंकि वो बालों की लंबी लठें लेती और इसे अपने जादू में पकाती और उससे उसके बाल सोने में बदल जाते थे। मेरा जादू इस बालों को सोने में बदल देता है। अब मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगी। गहरे जंगल में कैमिला ने एक बड़ा लंबा टावर बनाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया, रपुंज़ेल को कैद कर रखने के लिए, ताकि उसके बाल महफूज रहें। टावर के अंदर सीढ़ियां भी नहीं थीं। ये सिर्फ एक छोटा सा कमरा था, बस एक खिड़की के साथ। रपुंज़ेल 18 साल तक अकेले इस कमरे में बड़ी हुई, सिर्फ कैमिला से मिलते हुए। जब भी कैमिला उससे मिलने आती तो वो उसे नीचे से बुलाती, रपुंज़ेल, 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 अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको। रपुंज़ेल अपने बालों को खिड़की से नीचे फेंकती और कैमिला उसके ऊपर चढ़ जाती और उसे पकड़कर टावर तक आ पहुंचती। माँ, इस टावर में सीढ़ियाँ क्यों नहीं हैं? मैं जमीन पर कदम क्यों नहीं रख सकती? मुझे फूलों और जानवरों के साथ खेलना है। मेरी प्यारी सुनहरे बालों वाली बच्ची, यही एक तरीका है जिससे मैं तुम्हें दुनिया की बुराई से बचा सकती हूँ। यहाँ बाहर बहुत से खतरनाक जानवर हैं और भी बहुत सा खतरा है बाहर। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकूंगी।
एक दिन गांव का सबसे खूबसूरत शहजादा रॉब, जो उसी दिन पैदा हुआ था जब रेपेंजल पैदा हुई थी, वो अपने घोड़े को जंगल में सवारी के लिए ले गया। जंगल में शहजादे को एक गाने की आवाज आई और वो रुक गया। ये आवाज कितनी खूबसूरत आवाज है। वो उस आवाज को सुनते सुनते आगे बढ़ने लगा। वो तब तक चलता रहा जब तक वो टावर के नीचे नहीं पहुंचा जहां रेपेंजल रहती थी। जब वो टावर की खिड़की पर गा रही थी तो शहजादे को उसे देखते ही उससे प्यार हो गया। वो टावर में जाने के लिए चारों तरफ दरवाजा ढूंढने लगा, मगर उसे दरवाजा कहीं नहीं मिला। तभी कैमिला भी टावर पर पहुंच गई। इसलिए शहजादा झाड़ियों के पीछे छुप गया, क्योंकि वो उस कैमिला चुड़ैल के बारे में सब कुछ जानता था। अरे नहीं, ये तो कमेला है, एक खतरनाक चुड़ैल। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? रेपेंजल, 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 अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको। रेपेंजल ने अपने सुनहरे बाल नीचे कर दिए ताकि वो ऊपर चढ़ सके। अगले दिन शहजादा टावर पर फिर से आया। वहां पहुंचकर उसने चुड़ैल की आवाज की नकल करते हुए टावर पर आवाज लगाई। रेपेंजल, रेपेंजल, अपने सुनहरे बाल नीचे डालो। रेपेंजल ने सोचा कि आवाज कुछ अजीब लग रही है, लेकिन उसने फिर भी बालों को नीचे फेंक दिया। शहजादा रॉब जल्दी से उसके ऊपर चढ़ गया, क्योंकि उसको वो गाना गाने वाली आवाज को ढूंढना था। ये तो काफी मुश्किल चढ़ाई है। रेपेंजल ने जब उसे देखा तो वो घबरा गई। आप कौन हैं और आप यहाँ कैसे आए? मैं शहजादा रॉब हूँ। मुझे लगा कि तुम मुसीबत में हो, उस चुड़ैल और इस सीढ़ियों की वजह से। ओ नहीं, मैं रेपेंजल नहीं हूँ। मैं आपको नहीं जानती। मेरी माँ कहती है अजनबी खतरनाक होते हैं। ओह नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। फिक्र नहीं करो, मैं कोई खतरनाक जानवर या तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैंने बस तुम्हारी खूबसूरत आवाज सुनी और देखना चाहता था कि आखिर वो चुड़ैल करती क्या है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। शहजादी की बातों ने रेपेंजल के दिल को नरम कर दिया और अब रेपेंजल को उससे डर बिल्कुल नहीं था। क्या तुम बाहर घूमने, बाहर के नज़ारे देखने और खूबसूरत जानवरों से मिलने मेरे साथ इस टावर के नीचे जाना चाहोगी? रेपेंजल सालों से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने शहजादी की बात को फौरन मान लिया और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मेरे पास एक प्लान है जिससे हम दोनों टावर से नीचे जा सकते हैं। अगले दिन चुड़ैल कैमिला टावर पर पहुंची। वो रेपेंजल को बुलाने ही वाली थी कि तभी उसने लंबे सुनहरे बालों को पहले से ही नीचे देखा। मुझे लगता है उसने मुझे आते हुए देख लिया होगा, इसीलिए पहले से बाल लटका दिए। कैमिला टावर के ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन तभी उसने एक घोड़े की आवाज सुनी। उसने सोचा कि कोई आसपास हो सकता है, लेकिन वो इन सब में पड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो चढ़ती रही क्योंकि वो जल्द से जल्द रेपेंजल के पास जाना चाहती थी। जब वो रेपेंजल के कमरे में पहुंची तो वो हैरान हो गई। रेपेंजल अब वहां नहीं थी। उसने अपने बाल काट लिए थे और टावर से भाग गई थी। मेरा सोना, मेरा सोना, मेरा सोना चला गया। अब मैं क्या करूंगी? रेपेंजल! रेपेंजल ने अपने बाल काट लिए थे और टावर की दीवार से बांध दिए थे ताकि वो और शहजादा एक साथ नीचे उतर सकें। कैमिला ने अकेले टावर में थक हार कर रेपेंजल के कटे हुए बालों को छुआ। नहीं, 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 ये अब काम नहीं करेगा क्योंकि बाल कटे हुए हैं।
बालों को सोने में तब्दील करने के लिए जड़ें होनी चाहिए। और उसी वक्त शहजादा रॉब और रुपेंजल शहजादे के महल में जा पहुंचे और शहजादे ने सब बताया अपने माँ बाप को, यानी बादशाह और महारानी को। बादशाह ने कहा कि उन्होंने एक किसान और एक बूढ़ी औरत से रुपेंजल का नाम सुना था। तो शहजादा फौरन ही रुपेंजल को उसके घर में उसे ले गया। उन्होंने बताया कि उन्होंने रुपेंजल नाम का बच्चा खोया है। जैसे ही उसके गरीब माँ बाप ने दरवाजा खोला और रुपेंजल को देखा, उन्होंने उसे पहचान लिया। मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, तुम हमें मिल गई। भयानक चुड़ैल तुम्हें हमसे दूर ले गई थी। इतने साल हो गए, लेकिन आखिरकार तुम घर आ ही गई बेटी। हम ही तुम्हारे असली माँ बाप है बेटी। रुपेंजल अपने असली माँ बाप से मिलकर बहुत खुश थी। और आपको क्या लगता है कि कैमिला का क्या हुआ होगा, जो बिना किसी सोने के टावर में रह गई थी? मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगी रेपेंजल। मैं तुम्हें उन बालों के लिए ढूंढूंगी जो सोना बन जाते हैं। एक जमाने का जिक्र है। बहुत दूर एक सरजमीन में दो बहुत अच्छे दोस्त रहा करते थे और उन दोनों के नाम के और गेर्डा थे। सर्दियों की रातों के दौरान के और ग्रेडा का सबसे पसंदीदा काम था दादी से कहानियां सुनना। ये ठंड और बर्फ आती कहाँ से है दादी माँ? ग्रेडा ने सवाल किया। बहुत दूर से आती है, उसकी दादी ने जवाब दिया और कहानी सुनाना शुरू हो गई। बहुत पहले एक महल हुआ करता था जहाँ पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और स्नो क्वीन उस महल में अकेले रहती थी, जिसको उसने अपने जादू से बनाया था। स्नो क्वीन बहुत खूबसूरत थी और शफाफ थी बर्फ की तरह। लेकिन स्नो क्वीन बहुत पत्थर दिल थी। उस बर्फ के महल में बहुत सारे पोशीदा राज और कहानियां छुपी हुई थी। बर्फ का शीशा उनमें से एक था। स्नो वाइट इस जादुई बर्फ के शीशे से दुनिया की तमाम चीजें देख सकती थी। और उसी वक्त ग्रेडा को ऐसा लगा कि स्नो क्वीन उसे खिड़की से देख रही है। ये दादी माँ, वहाँ देखें, स्नो क्वीन हमें खिड़की से देख रही है। अरे कोई बिल्ली होगी सर्दी से परेशान। दादी माँ, स्नो क्वीन सच में यहाँ आ सकती है? आने दो उसे, मैं उसे फौरन चिमनी में डाल दूंगा और वो पिघल के पानी पानी हो जाएगी। अपने बर्फ के शीशे से देखते हुए स्नो क्वीन ने वो सब सुन लिया जो के ने कहा। तो तुम मुझे चिमनी में डालोगे और पानी बनाओगे? हाँ, मेरे शीशे के टुकड़ों, जाओ मेरे जादू से उस लड़के को ढूंढ के लाओ। उसकी आंखें और दिल मुझे लाके दो। उसकी नजर में बुराई भर दो और उसके दिल से प्यार को निकाल दो। ये मेरा हुक्म है। स्नो क्वीन ने अपने जादुई शीशे को हुक्म दिया। अचानक एक बर्फीला तूफान क्रेडा के घर की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। बर्फ के टुकड़े तेजी से ग्रेडा की तरफ बढ़ने लगे। ये देखने के लिए कि बाहर हो क्या रहा है, के ने खिड़की खोली और ग्रेडा फौरन से चिल्लाई, के रुको। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी आँख में कुछ चला गया है। उफ, मेरा दिल, ये क्या हो रहा है? स्नो क्वीन के जादुई शीशे ने अपना काम कर दिया था। के की आंखें उन टुकड़ों से टकरा चुकी थी और के यकायक तब्दील हो गया था। क्रेडा ने पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है, तो के चिल्लाकर बोला, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, अकेला छोड़ दो मुझे। ये एक अजीब सी बात थी क्योंकि के ने कभी भी ग्रेडा से इस तरह बात नहीं की थी। ग्रेडा समझ नहीं पा रही थी कि के ऐसा कर क्यों रहा है। के का यही बर्ताव कल सुबह तक चलता रहा। जब के अपना स्ले गार्डन से निकाल रहा था, ग्रेडा ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। के ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और वो अपने स्ले पर बैठकर वहाँ से चला गया। ग्रेडा उसके पीछे भागी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई।
अचानक से के सामने न जाने कहां से स्नो क्वीन आ गई और के उसका पीछा करने लगा। ग्रेडा आखिर कुछ नहीं कर पाई क्योंकि वो दोनों गायब हो चुके थे। स्नो क्वीन के को अपने बर्फ के महल में लेके जा रही थी। ग्रेडा ने खिड़की में खड़े खड़े दिन गुजार दिए के का इंतजार करते करते। बहुत सारे दिन और महीने गुजर गए, यहाँ तक कि सर्दियाँ भी खत्म हो गईं, पर फिर भी के का कोई नामो निशान नहीं था। ग्रेडा से इंतजार नहीं हुआ और उसने ये फैसला कर लिया कि वो अब अपने दोस्त को ढूंढ कर ही रहेगी। उसने अपनी दादी को अलविदा कहा और के को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। बहादुर ग्रेडा ने रास्ते में हर एक परिंदे से पूछा कि शायद उन्होंने के को देखा हो। आखिरकार वो एक नदी के पास आ पहुंची। उसने इधर उधर देखा और देखा कि आसपास कोई नहीं है जिससे वो के बारे में पूछ सके। उसने नदी से भी पूछा लेकिन उसको जवाब नहीं मिला। इतने में एक कबूतर उसके पास आकर बोला, दरिया के पास तुम्हें तुम्हारा जवाब जरूर मिलेगा, पर पहले तुम्हें उसे एक तोहफा देना होगा। ग्रेडा ने अपना पसंदीदा नेकलेस निकाल के नदी को गिफ्ट दे दिया। अचानक से एक मौजज़ा हुआ और न जाने कहां से एक कश्ती सामने आ गई। ग्रेडा ने सोचा कि नदी को उसका गिफ्ट पसंद आया और नदी ने उसको बदले में गिफ्ट दिया है। ग्रेडा की कश्ती पे चढ़ते ही कश्ती खुद ब खुद चलने लग गई और उसी वक्त एक कौवा उसके आसपास घूमने लगा, जैसे वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। ग्रेडा उसके पीछे पीछे चलने लगी और वो पहुंचे एक बर्फ के समंदर में। बर्फ के बिल्कुल बीच में वहाँ पे एक बहुत पुराना समुद्री जहाज खड़ा था। उस पे कौवा जाकर बैठ गया। ग्रेडा उसका पीछा करते करते समुद्री जहाज पर चढ़ गई। तो इसके जरिए मैं स्नो क्वीन तक जा सकती हूँ। अचानक कुछ डाकू वहाँ आ गए। उनमें से एक डाकू से ग्रेडा ने बात की, तुम वहाँ जाओगी जहाँ हम जाएंगे और हम जाएंगे कहीं भी नहीं। उसी वक्त स्नो क्वीन ये कोशिश कर रही थी कि वो के की सारी याददाश्त गायब कर दे। काफी कुछ तो के भूल चुका था, पर ग्रेडा उसकी सोच से नहीं जा रही थी। ग्रेडा, ओ ग्रेडा, बहुत जल्द तुम्हारा दिल भी ठंडा कर दूंगी, फिर तुम्हें भी कुछ याद नहीं रहेगा। जब ग्रेडा ने अपने दोस्त के बारे में उस लड़की को बताया तो डाकू लड़की ने ग्रेडा से कहा कि तुम अपने दोस्त को अब भूल जाओ, क्योंकि स्नो वाइट से बचना बिल्कुल नामुमकिन था। मैं नहीं भूल सकती, मुझे के को ढूंढना है। ग्रेडा ने ऐसा कहा। डाकू लड़की को ग्रेडा की बातें बिल्कुल समझ नहीं आई और वो चाहती थी कि ग्रेडा यहाँ रहकर उसके साथ दोस्ती कर ले, लेकिन ग्रेडा को अपने दोस्त को जल्द अज जल्द ढूंढना था। मैं उसको ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्योंकि उसकी कोई दोस्त नहीं थी, डाकू लड़की को ग्रेडा की ये जिद बहुत पसंद आई और ग्रेडा की मदद करना चाहिए। अगले दिन की सुबह डाकू लड़की ने ग्रेडा को एक रेनडियर ला के दिया। ये रेनडियर पूरे बर्फ के सल्तनत का सबसे तेज रेनडियर था और डाकू लड़की ग्रेडा के साथ रास्ता दिखाने जा रही थी। मुझसे वादा करो कि तुम उस चुड़ैल को नहीं छोड़ोगी और तुम हमारी शिप को भी बचाओगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं ऐसा ही करूँगी। ग्रेडा ने ऐसा कहा। रेनडियर को चलाते हुए ग्रेडा अपनी मंजिल तक जा रही थी। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि वो स्नो क्वीन को हराएगी कैसे। काफी लंबे सफर के बाद वो नॉर्थ पोल तक आ पहुंचे। वहां उन्हें एक बूढ़े अंकल मिले। तो आखिरकार तुमने शीशा तोड़ ही दिया। ग्रेडा को समझ नहीं आया कि उन्हें शीशे के बारे में कैसे मालूम था, पर वो जानती थी कि वो सही जगह पर आई है। इसीलिए उसने अपना शीशा निकाला और बूढ़े अंकल को दिखाया। क्या इस शीशे के जरिए मैं उसे खत्म कर सकती हूँ? ये एक जादुई शीशा है।
ये सच बताता है, सब कुछ सच बताता है, अगरचे ये छुपा हुआ क्यों ना हो, चाहे कितना ही नीचे क्यों ना हो। क्योंकि सच्चे प्यार के अलावा कोई भी चीज ताकतवर नहीं होती, तो पूरी दुनिया प्यार का साथ देने लग जाती है। ग्रेटा को मालूम हुआ कि स्नो वाइट कौन थी, बूढ़े अंकल की मदद से। अगर वो स्नो क्वीन को सच बता दे तो वो उसे हरा देगी, क्योंकि असल में बहुत पहले स्नो क्वीन बहुत अच्छी लड़की थी, खुशियों से भरी। जहाँ भी वो हाथ रखती वहाँ फूल उगना शुरू हो जाते थे और उसकी आंखें सूरज से भी ज्यादा चमकती थीं। और उसका नाम था लीला। लेकिन सबको ऐसा लगता था कि वो छोटी चुड़ैल है, इसीलिए ना कोई उससे बात करता ना उसके साथ खेलता। और लीला अब खुश नहीं रहती थी। वो सब चीजों और सब लोगों को नापसंद करने लगी। और एक दिन उसने एक दुआ करी, जो भी मुझे छुएगा वो बर्फ बन जाएगा। और फिर उसने एक बर्फ का महल बनाया और उसके अंदर रहने लगी, पूरी दुनिया से दूर। ना उसके पास कोई खुशियाँ थी और ना ही कोई दोस्त। ग्रेटा आखिरकार स्नो क्वीन के महल में आ पहुंची। उसने अंदर अपने दोस्त के को देखा और देखा कि वो बर्फ से कुछ बना रहा है। तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। के, मैं हूँ ग्रेटा, क्या तुम्हें याद नहीं? के ने ग्रेटा की तरफ देखा पर वो उसको पहचान नहीं पाया। उसका दिल यहाँ की हर एक चीज की तरह बर्फ का बन चुका है। ग्रेटा ने स्नो वाइट की बात अनसुनी कर दी। उसे जाने दो, वो अब मेरा गुलाम है और मैं तुम्हें भी बर्फ का बना दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। के, I love you। के को हल्के हल्के सब कुछ याद आने लगा। ग्रेटा, हाँ मुझे याद आ गया। गुस्से से स्नो क्वीन ने अपनी छड़ी जोर से घुमाई और उससे निकली एक खतरनाक बर्फ। तभी ग्रेटा ने अपना शीशा निकाला और वो बर्फ शीशे से टकराकर गायब हो गई। यही वो वक्त था। स्नो क्वीन ने ग्रेटा के शीशे में देखा। उसने देखा कि शीशे में स्नो क्वीन नहीं बल्कि ये चेहरा एक खूबसूरत छोटी बच्ची का था। ये चेहरा लीला का था। अचानक से एक मौजज़ा हुआ और स्नो क्वीन दोबारा से लीला बन गई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब मैं जान गई हूँ कि मैं असल में कौन हूँ। अब मैं आजाद हूँ। अलविदा। के और ग्रेटा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। अब से वो हमेशा साथ रहेंगे, एक साथ बड़े होंगे, उन दोनों के फूलों की तरह जो उनके सहन में लगे हुए हैं।